हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। आपसे ठीक एक डेढ़ घंटा पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी है। दिस सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट इज इन रिलेशनशिप टू आसाम अकॉर्ड। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को आसाम अकॉर्ड के बारे में नहीं पता होगा। डोंट वरी, आज के वीडियो के कुछ 15-20 मिनट के बाद तुमको सब कुछ पता चल चुका होगा। ऐसे टॉपिक्स करंट अफेयर्स में बहुत काम के होते हैं। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या होता है। तो मैं खासकर वो करंट अफेयर्स उठा के लेकर आता हूं जिसमें जो कि एक्चुअली रिलेवेंट है टू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, अनलाइक मेनी अदर्स जो कि जिस मर्जी को भी करंट अफेयर समझ लेते हैं। सब कुछ करंट अफेयर्स का काम नहीं होता। जो तुम्हारे कोर्स से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हो वो तुम्हें पता होना जरूरी होता है। सो आई हैव ब्रॉट दिस वीडियो। अगले 15-20 मिनट के लिए अपने सारे फोन्स बंद कर दो। मतलब शॉर्ट ऑफ, अगर आप यूट्यूब पर इसी में देख रहे हो तो बात अलग है। सबसे बात करना बंद कर दो। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लो और तुम्हारा बड़ा भला हो जाएगा। सो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट ने आसाम अकॉर्ड को बचा लिया। ये आसाम अकॉर्ड को बचाने का मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दैट मीन कि आसाम अकॉर्ड बच गया? सो बिफोर यू अंडरस्टैंड दिस, आपको आसाम अकॉर्ड पढ़ना पड़ेगा। फिर सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 समझना पड़ेगा और फिर तुम्हें इस पिटीशन और उसके रिलेटेड जजमेंट समझनी पड़ेगी। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस केयरफुली। बड़े ध्यान से देखना। ये है ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज यहां पर है, तुम ध्यान से देखोगे तो यहां लिखा है आसाम अकॉर्ड केस। इस केस का नाम ही आसाम अकॉर्ड केस रख दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। व्हाट यू नीड टू नो, व्हाट यू नीड टू नो वो मैं तुम्हें बता देता हूं। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। और ये बिल्कुल इमीडिएट न्यूज है। तो ये 17 अक्टूबर की न्यूज है। सो इसको कहते हैं एकदम स्ट्रेट ऑफ द अवन। तो आराम से इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू कंप्लीटली। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बड़े काम की चीज है। सो अन अकेडमी आपके लिए बड़ा ऑसम ऑफर लेकर आई है। 24,999 में 12 महीने का कोर्स है प्लस 9 मंथ का फ्री एक्सटेंशन है। यू विल बी क्रेजी नॉट टू टेक दिस ऑफर। दिस इज अ स्टील। मेक श्योर दैट यू टेक इट। मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अन अकेडमी पर मैं पढ़ाता हूं एज पैशन। मेरा प्रोफेशन है एज अ लॉयर। पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाता हूं ऑन अन अकेडमी। 34 करोड़ से ज्यादा मेरे लाइव मिनट्स वॉच्ड है। पॉलिटी में पीपल जो मेरे एंटी भी है ना, वो भी मानेंगे कि यार आई नो माई सब्जेक्ट इन एंड आउट। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE and join the thousands of others who have joined me on my platform. So make sure that you are a part of it. लेकिन ये टाइम लिमिटेड ऑफर होता है, ऐसे ऑफर्स जाने नहीं देना होता। पहले देख लेते हैं सेक्शन 6A क्या है। सो सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। एक बार फटाफट ऐसे कर लो, बैठे मत रहो। क्विकली इसको लिख डालो। जो मैंने तुम्हारे सामने लिखा है इसको क्विकली लिख डालो, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, क्विकली लिख डालो। फिर तुम्हें लिखते लिखते तुम्हारी क्लास भी हो जाएगी। ऐसे मत देखो कि यार कोई हिंदी मूवी देख रहे हो। मेक श्योर दैट आप इसको लिख डालो। मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द फुल अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस। सो सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाज एडेड इन 1985 to offer citizenship to Bangladeshi nationals who entered India between 1966 and 1971. 1985 में नागरिकता अधिनियम की धारा 6A जोड़ी गई थी ताकि उन बांग्लादेशी नागरिकों को नागरिकता प्रदान की जा सके जो 1966 से 1971 के बीच भारत में प्रवेश किए थे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। फर्स्ट फैक्ट्स पता कर लेते। यहां पे 2-3 चीजें आई। तो पहली चीज आई सिटीजनशिप एक्ट 1950 के बाद। लिखते जाओ जो मैं बोलता जा रहा हूं। 1950 के बाद जो भी नागरिकता से रिलेटेड है, 26 जनवरी 1950 यानी कि हमारे रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस मर्जी भाषा में बोलो, उस दिन के बाद जो कुछ भी सिटीजनशिप से लेना देना है, जो कुछ भी नागरिकता से लेना देना है, भाई वो पार्लियामेंट बनाएगा उस पर लॉ। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। लिखो जरा, कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाएगा। ये यूनियन पार्लियामेंट के सिवाय कोई और लॉ नहीं बना सकता। सिटीजनशिप स्टेट लिस्ट से में नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, केवल यूनियन लिस्ट में है। तो केवल ये यूनियन पार्लियामेंट की पावर है टू मेक द लॉस ऑन मैटर्स पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप। देयर शुड बी नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। तो पहली बार ये जो लॉ बना वो बना सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 ये तय करेगा कि तुम्हें मुझे सिटीजनशिप मिलेगी तो किस तरह से मिलेगी, क्या जन्म के अधिकार पे मिलेगी,
क्या माता पिता के नागरिकता के बेसिस पे मिलेगी, क्या रजिस्ट्रेशन से मिलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे 5 तरीके हैं जिसको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। आइदर वेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के तहत ये हमको सिटीजनशिप मिलती है। तो हम लोग कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो सर ये सब बाकी सब कहानियां कहां से आ गई? जब 1955 का लॉ था तो ये आपने 1985 और 1985 के में कहानी क्यों इसको बदली, क्यों सेक्शन 6A डाला गया? इसके पीछे भी एक कहानी है और उसके पीछे एक बड़ी पुरानी कहानी है। ये हमारी पॉलिटी में पॉलिटी दादी है, इनको नमस्कार करो। पॉलिटी दादी हमारे सारे स्टूडेंट्स इनको नमस्कार करते हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी कहानी को बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली समझाती है। तो नमस्कार करके अब हम पॉलिटी दादी से कहानी समझेंगे कि ये दादी जी ये स्टोरी है क्या, कहानी क्या है। सो सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी समझो। सो क्रोनोलॉजी क्या समझे कि जब भारत का विभाजन हुआ, इंडिया, द ब्रिटिश इंडिया जब डिवाइड हुआ तो इंडिया बना और पाकिस्तान बना। लेकिन पाकिस्तान भी पाकिस्तान नहीं बना, पाकिस्तान भी 2 पार्ट्स में बना। एक वेस्ट पाकिस्तान बना, एक ईस्ट पाकिस्तान बना। ईस्ट पाकिस्तान वो है जो आजकल बांग्लादेश कहलाता है। अब सीन क्या था कि जब पहली बार पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनाने वाला जो जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना, उसको कुछ समझ में नहीं आया कि उसने पाकिस्तान बनाया क्यों। उसको पल्ले तो पड़ नहीं रहा था, उसको तो सिर्फ अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स को गेन करना था। अब जिन्ना को समझ में आया नहीं, लेकिन फिर भी वेस्ट पाकिस्तान बन गया, ईस्ट पाकिस्तान बन गया, बीच में इंडिया था। अब जो पाकिस्तानी थे वो बड़े खुश हो रहे, देखो जी बीच में इंडिया है, यहां इस साइड भी पाकिस्तान, उस साइड भी पाकिस्तान। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि द बंगाली स्पीकिंग पाकिस्तान था, उसको इन लोगों ने बड़ा सौतेला व्यवहार किया। हमेशा से ही सारी डोमिनेशन वेस्ट पाकिस्तान की रही, राजनीतिक तौर यानी कि पॉलिटिकल तौर पे, मिलिट्री, इकोनॉमिक, हर तौर पे वेस्ट पाकिस्तान ही डोमिनेट कर रहा था। ईस्ट पाकिस्तान को प्रैक्टिकली एक पपेट की तरह, एक कठपुतली की तरह यूज किया गया। अब धीरे धीरे क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान भी अपने अपने, तो धीरे धीरे वहां डेवलपमेंट होने लग गई। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनी जिनमें से बाद में अवामी लीग अभी आई, ओके, शेख मुजीबुर रहमान की। लेकिन पाकिस्तान ने हद कर दी, खासकर जो उनके तानाशाह थे, राइट, वो तो बिल्कुल ही ईस्ट पाकिस्तान के साथ ऐसे सौतेला व्यवहार करते थे, जिसमें से क्लासिकल एग्जांपल याहिया खान का था। However, 1966 के बाद भी 1969, if I'm not wrong, okay, pardon me for an year here or there, पाकिस्तान ने यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक चुनाव हुए और अवामी लीग यानी कि शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। याहिया खान के तो छाती पे सांप लौट गया कि बाबा ये क्या हो गया, ये कैसे अब डेमोक्रेटिक राइट हो गया, हम तो इनको हीन भावना से देखते थे। और पाकिस्तान ने वहां पर जेनोसाइड स्टार्ट कर दिया। जेनोसाइड मतलब कत्लेआम स्टार्ट कर दिया। इसको हिस्ट्री में लिखा जाता है एज ऑपरेशन सर्च लाइट। वो तो इंतहा थी, वो तो बिल्कुल ही हद थी कि 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तान आर्मी ढक्का यूनिवर्सिटी में घुसे और उन्होंने जो देखा उसको मार दिया, कत्लेआम किया। याहिया खान का खुद का ऑर्डर था जो उसने अपने जनरल टिक्का खान को दिया था कि 30 लाख बांग्लादेशी, आप तो बांग्लादेशी तब पाकिस्तानी थे, इनको मार दो, ओके, अपने आप सुधर जाएंगे। बड़ा ही नालायक देश है पाकिस्तान इस मामले में। आइदर वेज, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी वाज कि जब पाकिस्तान इस तरह का जेनोसाइड कर रहा था तो बेचारे ईस्ट पाकिस्तानी जाते कहां, तो वो बेचारे अपनी जान बचाकर भागे। सो ईस्ट पाकिस्तानी स्टार्टेड रशिंग टू इंडिया इन लार्ज नंबर्स। वो बॉर्डर्स को क्रॉस करके इंडिया की तरफ भागते हुए आए जान बचाकर। ज्यादातर लोग बंगाल और असम में जाकर अपने आप को सेटल करने लगे। नाउ जब वो आए इतने ज्यादा तो एक बड़ा खतरनाक चैलेंज हो गया। मैडम इंदिरा गांधी बड़ी परेशान हो गई। अप्रैल ऑफ 1971 में उन्होंने हमारे जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया और बोला, जनरल साहब ये पाकिस्तान वालों को ठीक करना पड़ेगा, ऐसे तो यहां पर जो लाखों करोड़ों लोग जमा हो रहे हैं हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाने वाली है। जनरल मानेकशॉ ने थोड़ा सा टाइम मांगा मैडम इंदिरा गांधी से और दिसंबर ऑफ 1971 की तैयारी करनी स्टार्ट की। 3 दिसंबर 1971 को एक युद्ध शुरू हुआ जिस युद्ध को बोला जाता है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। पाकिस्तान अपने आप को बड़ा हीरो बनता था, लेकिन 13 दिन में पाकिस्तान को इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने मजा चखा दिया। 16 दिसंबर ऑफ 1971 शाम को 4:30 बजे
पाकिस्तान ने अनकंडीशनल सरेंडर किया। इतनी शर्मनाक हार थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, युद्ध बंधक, किसी और देश के सामने हथियार डालने को मजबूर हुए। टाइगर नियाजी जो वहां का जनरल था, जनरल ए के नियाजी, उसने जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने अपना हथियार डाला, बोला बाबा मुझे माफ करो, और एक नया कंट्री बना, और वो नया कंट्री था बांग्लादेश। तो ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। लेकिन दिक्कत यहां पे कुछ और हो गई। वो जो यहां पर आए थे उनमें से ज्यादातर यहीं रह गए, वो गए नहीं, बिकॉज बाय दैट टाइम काफी समय हो चुका था। उस वक्फे में ये लोग वहां पर फिट हो चुके थे, वहां पर रहने लग गए थे। और ये जो सिचुएशन थी, ये एक डेमोग्राफिक चैलेंज हो गई थी। बिकॉज अगर आपके घर में 5 लोग रहते हैं और आपके पड़ोस में या फिर कोई फूफा जी अपने पूरे खानदान को लेकर यहां पर आ जाएं और 5 की जगह तुम्हारे घर में 20 लोग रहने लग जाएं, तो आपको घर में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। उसी तरह से क्योंकि ये स्टेट्स में इतने लाखों लोग जमा हुए, तो ऐसा लगने लग गया कि वहां पर एक डेमोग्राफिक चैलेंज हो गया। और उस डेमोग्राफिक चैलेंज को मीट करने के लिए एक एजिटेशन स्टार्ट हुई। तो वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, ओके, जो कि ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन थी। ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन ने एक ऑपोजिशन करना स्टार्ट किया कि इनको बाहर निकालो यार, ये तो इलीगल है, ये तो बाहर है, इनको किसी भी तरह से डिपोर्ट करो, वापस भेजो। और ये जो ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन था, ये जो आसाम मूवमेंट जिसे बोला जाने लग गया, जिसका ये सिंबल है ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन में, तो ये सिंबल में वहां पे राइट्स होने लग गए, दंगे होने लग गए, एंड एवरीथिंग एल्स, जो भी देश की पीस एंड ऑर्डर खराब होने लग गया। ये 1979 से शुरू हुआ और ये 1985 तक चला। सर ये 85 तक क्यों चला? वाई 1979 से शुरू हुआ चीज ये 1985 तक गया? 1985 में हमारे देश के एक नए प्रधानमंत्री बने, वो थे मिस्टर राजीव गांधी। मिस्टर राजीव गांधी ने इन सबको बुलाया, बोलो बैठो यार, तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो। तो अगर आप इसमें फोटोग्राफ में देखोगे तो यही वो फोटोग्राफ है जो ये फोटोग्राफ है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये प्रफुल्ल महंतो साहब ये वही हैं, ऑलराइट। ये तब स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन थे। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया कि देखो जी, हम ना सबको तो नहीं भेज सकते, लेकिन हम इसको डिवाइड कर देते हैं कि किसको रहना अलाउड होगा, किसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, और कौन इलीगल है। मैं समझा पा रहा हूं कि कौन पूरी तरह से जायज है, यार इनको नहीं निकाल सकते, और वो भी उनको डिपोर्ट करेंगे जो पूरी तरह से इलीगल है, और कुछ ऐसे होंगे जिनको हम अलाउ करेंगे बशर्ते प्रोवाइडेड दैट दे हैव सर्टेन नंबर ऑफ दे फुलफिल सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बोला गया आसाम एकॉर्ड, जो कि आज हमारे टॉपिक ही है। आसाम एकॉर्ड 1985 में साइन हुआ। ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन मान गया, आसाम मूवमेंट बंद हो गया, दंगे खत्म हो गए, एंड इन द नेक्स्ट ईयर एक सेक्शन डाला गया। वो सेक्शन था सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। सेक्शन 6A यानी कि अमेंडमेंट से डाला गया, और सेक्शन 6A जब सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में डाला गया तो वो इसी के तहत डाला गया। तो एक बार आप इसको लिख सकते हो, द आसाम एकॉर्ड वाज साइंड ऑन 15th August 1985 between the central government and the Assam movement's leaders. It was a response to the refugee crisis during the Bangladesh Liberation War. Section 6A was subsequently introduced as a humanitarian measure to allow these migrants to acquire citizenship. हिंदी वाले भी लिख लो। 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार और असम के आंदोलन के नेताओं को के बीच हस्ताक्षरित असम समझौता बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान शरणार्थी संकट की प्रतिक्रिया थी। इसके बाद धारा 6A को डाला गया एज ए ह्यूमैनिटेरियन मेजर। तो ये लिखते चले जाओ, सिर्फ आराम से बैठ के टाइम पास मत करो, ओके। फिल्म फेयर मैगजीन नहीं वॉच कर रहे, पढ़ाई का ध्यान दो, राइट। सो 15 अगस्त 1985 को सेक्शन 6A डाला गया। तो ये मैंने समराइज कर दिया, ये एक स्पेशल प्रोविजन है। अब तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें दिखा दिया। तुम इसको देखोगे तो यहां लिखा है सेक्शन 6A स्पेशल प्रोविजंस एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्संस कवर्ड बाय आसाम एकॉर्ड। और इसके बाजू में ऐसे देखोगे तो एक छोटा सा नंबर भी डाला गया, पता नहीं इफ यू कैन फोकस इन दिस पार्ट। जब ऐसा नंबर बाजू में डाला जाता है इसका मतलब है वो ओरिजिनल नहीं था, वो अमेंडमेंट से डाला गया, उसमें कुछ ना कुछ संशोधन किया गया, इसलिए डाला गया। तो टुडे द स्टॉर्म इन द टी कप हैज बीन कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 6A।
भैया ये सेक्शन 6A पे प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम ये है कि एक पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोली गई कि ये जो बांग्लादेशी रेफ्यूजीज आए ना, जो उस टाइम आए थे ईस्ट पाकिस्तान से, वो इतने ज्यादा आ गए कि मतलब वो सेक्शन 6A की वजह से बैठे हुए, और वो जो सेक्शन 6A की वजह से बैठे हुए उसकी वजह से आसाम में खासकर डेमोग्राफिक बैलेंस खराब चल रहा है। तो भाई ये गलत है, राइट। और इसकी वजह से हमारा जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि आर्टिकल 29 है, पता नहीं तुम्हें थोड़ा बहुत याद है कि नहीं, आर्टिकल 29 में बोला है एनी सिटीजन और अ सेक्शन ऑफ सिटीजंस विद इन इंडिया और विद इन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया shall have the right with a distinct language, script or culture shall have the right to conserve the same. लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी ये कि जी अगर मेरा कोई कल्चर है, मेरी कोई लैंग्वेज है, कोई स्क्रिप्ट है, तो एज ए सिटीजन मेरा ये अधिकार है कि मैं उसको बचा के रखूं, मेरा कल्चर खराब नहीं होना चाहिए। तो जी कल्चर खराब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट अगर ये बोलता है पिटिशन में, ये बात बोलता है कि जी ये जो बांग्लादेश के रेफ्यूजीज आए ना, इससे आसाम का कल्चर खराब हो रहा है, तो आर्टिकल 29 खराब हो रहा है, और आर्टिकल 29 वायोलेट हो रहा है, तो आर्टिकल 29 तो फंडामेंटल राइट है। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट आऊंगा, माय लॉर्ड काइंडली सेक्शन 6A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कीजिए और इनको बाहर निकालो ताकि हमारा कल्चर प्रिजर्व रहे। आई होप तुम समझ सकते हो कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों चला गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तभी मैटर जाता है एटलीस्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस जबकि फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है। तो ये भाई साहब जो पिटिशनर है, इन्होंने ये बात बोली है कि सर हमारा आर्टिकल 29 वायोलेट हो रहा है, हमारा जो डिस्टिंक्ट कल्चर है आसाम का वो खराब हो रहा है इसकी वजह से। अदरवाइज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आगे देखते हैं होता क्या। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला मुझे तो नहीं लगता कि, और जस्टिस सूर्यकांत ने जब ये वो लिखी, 4 जजेस ने, 5 जजेस बेंच के सामने ये आर्ग्यूमेंट हुआ है, 4 जजेस ने मेजॉरिटी जजमेंट दी है, और जजमेंट ये दी है कि सेक्शन 6 एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है, वैलिड है, इससे आर्टिकल 29 पे कोई असर नहीं पड़ता। इनफैक्ट जस्टिस सूर्यकांत ने यह बात क्लियरली लिखी है, यार ये भी तो मानो कि लेट लिव एंड लेट लिव, या साथ में भी तो रहना सीख लो यार। हमें नहीं लगता कि इतने बांग्लादेशी रेफ्यूजी से वहां पर आर्टिकल 29 वायोलेट हो रहा है। वी हैव रेड द एंटायर सेक्शन 6A। हमें लगता है कि ब्रदरहुड, स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी के तहत अब लोगों को रहने दो, अब जो है सो है, हो चुका, एक अंतराल हो चुका है, एक वक्फा हो चुका है। मेक श्योर दैट उसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना सोचा जाए, ना उसको इलीगल माना जाए। इनफैक्ट इस जजमेंट से एक बड़ी काम की चीज और हो गई, और उस काम की चीज को यह है जो कि हमारे यहां पे पॉलिटी में काम आएगी, कि इस जजमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लेकर यह क्लैरिफाई कर दिया कि इट इज ओनली द जॉब ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट टू डिसाइड अ लॉ ऑन सिटीजनशिप। ये यूनियन पार्लियामेंट का, संसद का फर्ज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी होती है सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या लॉ बनाना है, क्या लॉ नहीं बनाना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस करनी है। तो लेट एवरीथिंग एल्स गो आउट ऑफ द विंडो, सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेल विद इन द राइट्स, और हमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग नहीं रहा, उल्टा हमें ये फ्रेटर्निटी के स्पिरिट में ये बिल्कुल सही लग रहा है। और फ्रेटर्निटी बड़ी जरूरी है, हमारे प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. तो ये कितनी बड़ी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार इसको फ्रेटर्निटी के देखो, ये बड़े अच्छे थॉट है कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, सबको साथ में रखो, चलो भाइयों की तरह रहते। और सेक्शन 6A को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। सो 4 जजेस ने, 5 जजेस थे, 4 जजेस ऑफ कोर्स लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने बोला कि हां वी आर ऑल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक जज साहब थे जस्टिस JB पारदीवाला, इन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिए। डिसेंटिंग मतलब क्या होता है? गोइंग अगेंस्ट द मेजोरिटी। जो 4 जजेस 4:1 के अनुसार यह फैसला हुआ। जस्टिस पारदीवाला का कहना यह है कि सेक्शन 6 उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, हैविंग लॉस्ट इट्स रेलेवेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थॉट है, इसको बोलते हैं कि इसका सिर्फ प्रोस्पेक्टिव, अनकॉन्स्टिट्यूशनल विद अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। तो समय के साथ भी कुछ चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती है। हाउएवर एज द रूल्स एंड सुप्रीम कोर्ट आर सेइंग कि अगर मेजॉरिटी जजेस एक पर्टिकुलर जजमेंट के या एक पर्टिकुलर थॉट के या एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट के फेवर में है, तो वो ही रूलिंग मानी जाती है, वही डिसीजन माना जाता है। तो 4 जजेस हैव कम विद द मेजॉरिटी जजमेंट
और वन जज जस्टिस पर्दीवाला हैज गॉन एंड डिसेंटिंग हैज अ डिसेंटिंग जजमेंट। आइदर वेज 4-1 से हमने ये जजमेंट पास होते हुए देखी है। एंड द बिग थिंग, तो याद रखना कि इसमें हुआ क्या है। तो सेक्शन 6 से स्पेसिफिकली जनवरी 66 से लेकर मार्च 25 71 तक के लिए लागू है। ये टाइम लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि आसाम एकॉर्ड में फैसला हुआ था कि हम सिर्फ जनवरी 66 से लेकर मार्च 25 1971 तक जो ईस्ट पाकिस्तान से यहां पर आए थे उसके बाद का यहां से कोई लेना देना नहीं है। ये याद रखना, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। दिस pertains only to the limited time period of January 166 to 25th March of 71 and not after that. So इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इसमें बोला गया कि जो जनवरी 66 से पहले आए उनके बारे में तो सेक्शन 6A की टेंशन ही मत लेना। क्यों? क्योंकि वो तो इंडियन सिटीजन ही है, उनका कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 6A डज नॉट टॉक अबाउट दैट। वो जनवरी 166 से लेकर 25 मार्च 71 तक जाते। जनवरी 166 से लेकर 25 मार्च 71 भी जो आ गए वो ऐसे नहीं है कि जिस मर्द जो आ गया उसको सिटीजनशिप दे दो। उनके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है विच हैव बीन मेंशन्ड क्लियरली इन सेक्शन 6A। तो ऐसा नहीं है कि वो आ गए तो जी ये तो सिटीजन ही होंगे, वो पता चले कोई टेररिस्ट ही आ गया। नो, उनके भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वेरी वेरी क्लियरली डिलिनेटेड इन सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। और 25 मार्च 1971 के बाद जो आए भाई वो किसी हाल में भी सिटीजन नहीं होंगे। दे विल बी सब्जेक्ट टू डिटेक्शन, डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन। उनको पकड़ा जाएगा, देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, फॉरेनर्स एक्ट लगेगा, पासपोर्ट एक्ट लगेगा, बाहर निकलो इनको, ये इलीगल है। सो वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट कि सेक्शन 6A सिर्फ 1 जनवरी 66 टू 25 मार्च 71 के, उससे पहले वालों को सोचना भी मत, वो इंडियन सिटीजन है अगर उनको उन्होंने जायज रूप से सिटीजनशिप ली है। ये जो कैटेगरी है वो सेक्शन 6A जो है इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। और 25 मार्च 71 के बाद है भाई, तो सोचना भी मत, ना तेरे पर सेक्शन 6A लागू होता है, तू पक्का डिपोर्ट होगा। सो मेक श्योर दैट यू नो दिस। ये क्या है, कभी कभी यूपीएससी वो 1 and 2, 2 and 3 टाइप क्वेश्चन पूछे ना, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेती है। आई होप मैं तुमको समझा पाया हूं। मुझे नहीं लगता ही इसके बाद तुम्हें कहीं और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मेरे साथ पढ़ने का ये फायदा और नुकसान यही होता है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं और मैं पढ़ने को बोल रहा होता हूं तो मैं सांस नहीं लेने देता। ओके, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर तुमने मुझसे ढंग से उस टाइम के लिए पढ़ लिया तो भाई उसके बाद तुम्हें कहीं और से किताब खोलने की जरूरत नहीं है। इतना सा वीडियो अटेंड कर लो, तुम्हारा काम हो गया परमानेंटली। दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग, स्पेशल स्टाइल। सो इसको याद कर लेना, एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, नोट्स बना लेना और इसको अपने नोट्स में ऐड कर देना जहां पर तुम सिटीजनशिप पढ़ रहे हो। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। ड्रॉप इन अ कमेंट, तुम चाहते हो कोई और करंट अफेयर के बारे में पढ़ना जानना तो मेरे साथ शेयर करो and I'll be very very happy to teach you. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.